वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायल चैनल पे। नाउ बच्चों, कल हम लोगों ने पहले ही ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था 11th स्टैंडर्ड का यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अभी हम लोगों को इसी चैप्टर के फंडामेंटल यूनिट्स तक हम लोग पहुंच गए थे। फंडामेंटल यूनिट्स के लिए हम लोगों ने क्या क्या देखा था उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे और फिर वहां से लेके आगे हम लोग इस चैप्टर में आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में मैंने कल जब आपको बताया था तो हम लोगों ने देखा था कि फंडामेंटल यूनिट्स जहां हम खत्म किए हैं, आज वहां की चीज को हम लोग बस एक बार देखेंगे। ओके, फंडामेंटल यूनिट्स वो थे जिन यूनिट्स को किसी की भी अपनी डिपेंडेंसी नहीं थी। तो हम लोग कह सकते हैं दे डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर यूनिट्स। ये हम लोगों ने देखा था, करेक्ट है कि नहीं? वो किसी भी दूसरे यूनिट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उनको अपना खुद का अस्तित्व है। और इसके साथ में हम लोगों ने उनके देखा था कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे। तो वो एसआई सिस्टम के लिए तो हम लोग वो देख लिए थे कल, क्या क्या थे। सबसे पहला था मास, करेक्ट है बच्चों, जिसको एसआई यूनिट उसका होता है किलोग्राम, करेक्ट है, जिसको केजी में दिखाते हैं। जिन लोगों को ये समझा नहीं है वो लोग पहले फर्स्ट लेक्चर देख ले, ठीक है। उसके बाद में एक था लेंथ। लेंथ को बच्चों हम लोग मीटर में काउंट करते हैं, सिंबल होता है एम। उसके बाद में बच्चों हम लोगों ने देखा था कि टाइम जो है सेकंड्स में काउंट करते हैं, वो है एस। और फोर्थ क्या था बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर्स में काउंट करते हैं, सिंबल था ए। फिफ्थ वाला क्या था बच्चों? याद करने की कोशिश करो, जिन लोगों ने पहला लेक्चर किया है वापस जाने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजों को हम लोगों को लिख के लेना था, मैंने कल बताया था। होपफुली आप लोग नोट्स निकालते चलते हो जब वीडियो को पॉज कर लेते हो। फिर से नोटिस बताता हूं, जब कोई ऐसा लगता है ये डेटा जरूरी है, उस टाइम पे वीडियो पॉज करके आप लोग इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लिया करो। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हम लोग आगे चले जाते हैं और पीछे का कई सारा पॉइंट जो है हमारे दिमाग में नहीं रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग बच्चों केल्विन में काउंट करते हैं, डिग्री सेल्सियस में नहीं। डिग्री सेल्सियस में हम लोग उसको वो अदर यूनिट्स में आता है, ऐसा यूनिट केल्विन है। ओके, सिक्स्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये खास करके केमिस्ट्री में यूज होता है, हम लोगों ने बताया था। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल में काउंट करते हैं और इसका सिंबल होता है MOL। एंड एट द एंड, लास्ट में हम लोगों ने कहा था कि ये जो है ये हमारे सिलेबस के परे है। कौन सा? लुमिनस इंटेंसिटी। और लुमिनस इंटेंसिटी हम लोग जो देखेंगे उसको बाद में आगे चल के पढ़ेंगे, वो देखेंगे, वो फोटोमेट्री वगैरह से रिलेटेड होता है, उसको बाद में देखेंगे। और उसका सिंबल उसका एसआई यूनिट होता है कैंडेला, जिसको सिंबल होता है CD। होपफुली यहाँ तक की चीज़ों को आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ढंग से करके रखे हैं। हम लोगों ने पहले ही बात की थी कि जब हम लोग सेकेंड लेक्चर चालू करेंगे उसके पहले फर्स्ट लेक्चर की जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कवर करके रखो। चलिए अब बच्चों, ये हो गए फंडामेंटल यूनिट्स, ये किसी पे भी निर्भर नहीं है। अब कुछ ऐसे यूनिट्स है जो किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसे यूनिट्स को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? ऐसे यूनिट्स को हम लोग कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स, उनको निकालने के लिए किसी ना किसी की जरूरत होती है हमें। हम लोग कह सकते हैं कि बच्चों वो क्या है? डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, चलिए। द नेक्स्ट टाइप ऑफ द यूनिट्स इज डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स कैसे होते हैं? वो डिपेंडेंट होते हैं। दे डिपेंड्स ऑन अदर यूनिट्स। वो किसी ना किसी दूसरे यूनिट के ऊपर क्या है? निर्भर है। इसका मतलब वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं है। ऐसे मान के चलो कि जैसे फंडामेंटल यूनिट जो है ना,
वो सीधा भगवान है समझ लो, उसको कोई और ऊपर नहीं है। इसका मतलब यह है कि मान के चलो कि वो सीधे प्रकट होंगे, वो किसी के थ्रू बर्थ नहीं लेंगे। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, डिराइव्ड यूनिट्स मतलब क्या, जैसे अभी देखो स्पीड, स्पीड अगर आपको निकालने की है तो आप लोगों को देखना, आप उसको फॉर्मूला तो पता है। स्पीड को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि स्पीड ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर और टाइम के ऊपर। इसका मतलब जैसे मैं ऐसे कहूंगा, समझो टाइम ये पप्पा है और डिस्टेंस मम्मा है, और इन दोनों की वजह से एक और चीज प्रोड्यूस हो गई, स्पीड। तो स्पीड बच्चा हो गया बच्चों, समझ रहे हो। सो स्पीड बच्चा है किसका, डिस्टेंस और टाइम का। तो इसका मतलब अब ये बच्चा किसके ऊपर डिपेंडेंट है बच्चों, अपने पेरेंट्स के ऊपर, डिस्टेंस और टाइम के ऊपर। समझ रहे हो, क्लियर है बच्चों ये। सो हम लोग कह सकते हैं कि ये डिराइव्ड यूनिट है। इसको निकालने के लिए हम लोगों को किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अभी। तो ये सारे जो यूनिट्स होते हैं वो कोई भी हो सकता है। अगर आप लोग जैसे मान के चलो इलेक्ट्रिक चार्ज ही ले लो, इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। अब देखो इनमें से ये भाई साहब किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये खुद एक फंडामेंटल यूनिट है, करेक्ट है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। यहां पे ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, टाइम भी फंडामेंटल है। इन दो फंडामेंटल को मिलके एक बना है। यहां पे देख लो, टाइम फंडामेंटल है, ये इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल है, लेकिन इन दोनों के वजह से किसका जन्म हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज का। करेक्ट है कि नहीं, जिसको हम लोग कूलम में काउंट करते हैं। सो देखो ये जो है डिराइव, जैसे कूलम हम लोग इसको कूलम में काउंट करते हैं, राइट। सो क्या हम लोग कह सकते हैं कि कूलम ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, एम्पियर मतलब इलेक्ट्रिक करंट इनटू किसके ऊपर, टाइम मतलब सेकंड में काउंट होता है। तो हम लोगों को कूलम को निकालने के लिए एम्पियर और सेकंड की जरूरत पड़ेगी। हमेशा जरूरी नहीं है कि किसी एक चीज के लिए एक ही फॉर्मूला हो, लेकिन यूनिट जरूरी होता है, एक ही होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक ही यूनिट होता है। हाँ, नाम अलग अलग से होंगे, आप उसको पुकारते अलग अलग से होंगे। जैसे बताता हूं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अभी इसको थोड़ा सा याद रखो बच्चों। हाँ जी, फोर्स, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है बच्चों, अच्छा चलो फोर्स का फॉर्मूला ही देख लो, मास इंटू एक्सेलरेशन। करेक्ट है क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब ध्यान दीजिएगा, मास होता है किलोग्राम में, एक्सेलरेशन किस में होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। am I right? अब ये देखो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कौन हो गया रे, ये हो गया बच्चों फोर्स का एसआई यूनिट। ये एक ही है, लेकिन आप कहोगे कि भैया हम लोगों ने आज तक तो पढ़ा है कि फोर्स को तो न्यूटन में काउंट करते हैं। इन्हीं भाई साहब को हम लोगों ने न्यूटन भाई साहब का नाम दे दिया। क्यों, क्योंकि उन्होंने उसके बारे में जानकारी दी है। करेक्ट है, तो उनके ऑनर में ये दे चुके, सिंपल, ओके। अब इसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम देने में कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि डिराइव्ड यूनिट्स बस डिपेंडेंट होते हैं किसी दूसरे यूनिट के ऊपर, इतना याद रखो। कुछ लोग बच्चे कहेंगे हम लोगों ने भैया लास्ट ईयर ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। हम लोगों ने तो ये पढ़ा था लास्ट ईयर। तो अब तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बच्चा हो गया फिर इलेक्ट्रिक चार्ज और टाइम का, फिर तो ये डिराइव्ड होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। नहीं बच्चों, फंडामेंटल कौन है वो सात, वो पहले चुन लो। वो चुन चुके हैं, हमको चुनना भी नहीं उसको, हमें सिर्फ उनको पढ़ना है। तो याद रखना कि फंडामेंटल जो होते हैं ना, वो फंडामेंटल किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। फिर वैसे तो फॉर्मूले सारे के सारे चेंज कर सकते हैं हम लोग। कल चल के आप बोलोगे कि भैया फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये जो हो गया अभी, तो इसके वजह से ये डिराइव्ड यूनिट हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो इन द इनवर्स वे
ऐसा नहीं होता है, बेसिक फॉर्मूलाज को चेक करते चलेंगे और वो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर, या कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फंडामेंटल के ऊपर डिपेंडेंट हो, लेकिन अल्टीमेटली जाके वो फंडामेंटल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। ओके, चलिए, तो अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं बच्चों। जिन लोगों को नोट डाउन करना है पॉज करके नोट डाउन कर लो कि ये डिपेंड करते हैं, एग्जाम्पल लिख लो और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, हाँ जी। अब फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स, ये दो टाइप के यूनिट छोड़ के और कुछ है क्या दुनिया में? कुछ मैथमेटिक्स हम लोगों ने पढ़ी है, और मैथमेटिक्स हमें क्या कहती है बच्चों कि अगर दो दीवारें हैं, तो अभी जैसे ये दीवार है और ये इधर वाली एक दीवार है, आपके पड़ोस में कोई भी दो दीवारें ले लो, उसके बीच में आप लोग एंगल भी काउंट करना चालू कर देते हो बच्चों, करेक्ट है कि नहीं? तो अभी एंगल भी मेजर करने की चीज़ है कि नहीं? अगर एंगल मेजर करने की चीज़ है मतलब वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ चीज़ों को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, वो अलग बातें हैं, ठीक है? जिनको मेजर नहीं कर सकते, कल ही हम लोगों ने इसके लिए उसके बारे में बात की थी। आप उन चीज़ों को नहीं मेजर कर सकते। जैसे किसी चीज़ को अगर समझो, मान के चलो कि आप लोग कल चल के कुछ भी बोलोगे, भैया मुझे बड़ा गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आया। अब बहुत मतलब आपको बताना है कि इट हैज़ सम मल्टीप्लिकेशन विथ समथिंग, लेकिन उसको कोई स्टैंडर्ड बेस नहीं है। आप ये तो नहीं पूछ सकते ना, भाई साहब कितना किलोग्राम गुस्सा आ गया आपको, या कितना किलोमीटर का गुस्सा आया, ऐसा नहीं होता है, राइट? गुस्सा, प्यार, ये वो सारी हमारी इमोशंस है, उसको मेजर नहीं कर सकते हम लोग। इसलिए तो ऐसा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको लफ्ज़ नहीं मिलते कि कितना बताऊं, ऐसा हम आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि उसको कोई मेजरमेंट नहीं होती है बच्चों, ठीक है? चलिए, अब दो यूनिट छोड़ के, दो टाइप ऑफ द यूनिट छोड़ के एक और भी आता है जिनको हम लोग कहते हैं, इनको थोड़ा सा हेल्प आउट करने के लिए वो काम में आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या कहते हैं बच्चों? तो ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, सिर्फ दो है, ज्यादा नहीं, सिर्फ दो, ज्यादा है ही नहीं। तो चलिए, पहला जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों प्लेन एंगल। क्या कहते हैं बच्चों? प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल क्या होता है ये हमें समझना है, जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है? आप लोगों को अगर मैं जनरली आपको कहूं कि जैसे अभी ये आपका कोई भी एक, आपके हाथ में कोई भी नोटबुक वगैरह कुछ भी होगी, जैसे ठीक है, मान के चलो अभी ये मोबाइल है। अब इस मोबाइल की ये एक साइड है और ये एक साइड है, करेक्ट है? मोबाइल की जो दोनों साइड है, ये और ये साइड, इसके बीच में एंगल कितना है ये आपको मेजर करने को कहा तो आप लोग बता दोगे, अप्रोक्सीमेटली ये 90 डिग्री है, करेक्ट है कि नहीं? तो ये साइड और इस साइड के बीच का एंगल बता दिया आपने, करेक्ट है? लेकिन इसको मेजर कैसे किया जाता है कि ये 90 डिग्री है, ये है, वो है? थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है? चलिए, एक्चुअली प्लेन एंगल ये एक रेशियो होता है। प्लेन एंगल क्या होता है बच्चों? रेशियो होता है। अब ये रेशियो क्या चीज़ का होता है ये हमें समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए एक मैथमेटिक्स में फॉर्मूला था पहले, क्या था वो मैं आपको बताता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि जब हम लोग इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे और मेजरमेंट ऑफ द लेंथ पढ़ेंगे लार्जर डिस्टेंसेस के लिए, एक पैरेलैक्स मेथड आएगी आपको, तो उस पैरेलैक्स मेथड में भी ये यूटिलाइज किया जाता है। इसलिए ये जनरल मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। एज्यूम करो ये एक सर्कल है, करेक्ट है? ये क्या हो गया बच्चों? उसको सेंटर। अब सेंटर से मैंने दो रेडियस कंसीडर कर ली, हो गया रेडियस। चलो, ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, दोनों रेडियस सेम होती है सर्कल की। ये मान के चलो कोई भी सेंटर O है। अब यहां पे कौन है? देखो बच्चों, यहां पे है एक आर्क, करेक्ट है कि नहीं? ये एक आर्क है बच्चों। अब इस आर्क की लेंथ देखो, पेन थोड़ा सा डार्क यूज कर लेते हैं हम लोग, ओके? ये है एक आर्क। ये आर्क कौन है बच्चों? इन दो रेडियस के बीच वाली आर्क है, ये लेंथ है इतना। अब देखो, यहां से लेके इस पॉइंट के बीच में ये जो आर्क है, फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों? आर्क लेंथ
नोट कर लेना है, लेकिन पॉज करके बाद में, पहले ध्यान देना। आर्क की लेंथ, या मैं उसको थोड़ा सा ऊपर लिख दूं यहां पे, बाद में इसको रब कर दूंगा मैं, ठीक है। आर्क आर्क लेंथ, ओके, इज इक्वल टू व्हाट, ध्यान है ना आपका। आर्क लेंथ इज इक्वल टू, ये दो रेडियस के बीच का एंगल है, ठीक है। आर्क लेंथ होती है रेडियस टाइम्स, अभी इसका रेडियस कौन है, आर, सो रेडियस टाइम्स कौन, आर्क होता है, आर्क की लेंथ होती है रेडियस टाइम्स द एंगल बिटवीन द टू रेडियस, एंगल बिटवीन टू रेडियस, करेक्ट है। ये होता है फॉर्मूला, ये आप लोगों ने मैथ्स में कभी पढ़ा होगा। तो अभी ये आर्क की लेंथ, इसको मान के चलो एल है, ये है रेडियस और ये है, तो हम लोग कह सकते हैं एल इज इक्वल टू रेडियस आर इनटू एंगल बिटवीन द टू। ये हम लोगों ने पढ़ा था, है कि नहीं। लेकिन मुझे तो एंगल ही नहीं पता ना, अभी तो मैं एंगल ही पढ़ने जा रहा हूं। मुझे क्या पढ़ना है, आपको चाहे तो इसका, मैंने क्या कहा, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। अब हमें तो एंगल ही नहीं पता ना, ये एंगल जो मैं बता रहा हूं ये एंगल ही तो नहीं पता है, तो फिर इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं। देखो, अगर मुझे यही नहीं पता तो इसको ले लो, इसको इधर ढकेल दो, ये रेडियस को इधर दे दो, तो फिर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, ये आर इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड कर देगा, सो एल अपॉन आर। सो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि ये जो एंगल है वो एक रेशियो है, किसका, आर्क की लेंथ का रेडियस के साथ का रेशियो है, करेक्ट है ना। बस वही है फिर। तो अभी चलो मैं आपको बता देता हूं, अभी ये क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्लेन, व्हाट हैपन, ये इसको क्या हो गया, हाँ जी, तो चलो अभी थोड़ा सा हम लोग वापस से थोड़ा, हाँ, सो ये एक रेशियो है, व्हाट इज इट, इट इज अ रेशियो, रेशियो है। किसका रेशियो था बच्चों, एल अपॉन आर आया था, करेक्ट है कि नहीं। तो देखो ये एक रेशियो है किसका, लेंथ ऑफ द आर्क का, ये रेशियो है, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है। किसके साथ, विथ किसके साथ, रेडियस ऑफ द सर्कल, विथ रेडियस ऑफ सर्कल, करेक्ट है कि नहीं। सो क्या हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे मान के चले, समझो मान के चलो ये यहां पे ऐसा, ये है वो आर्क जिसके हम लोग कुछ तो डिस्टेंस होगा, ये कुछ ds, ये जो है ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसके बीच का जो है ये है हमारा एंगल डी थीटा, स्मॉल एंगल जो भी होगा। अब और ये है हमारी रेडियस। सो अब अगर मैं आपको पूछूं तो हमारा फॉर्मूला बता दो बच्चों, लेंथ का क्या है, एंगल क्या है, प्लेन एंगल होता है डी थीटा इज नथिंग बट व्हाट, वो एक रेशियो है किसका, आर्क लेंथ का। आर्क लेंथ कितनी बच्चों, ds अपॉन रेडियस कितनी बच्चों, r। तो आ गया क्या बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है, ये डायग्राम समझो, ठीक है। ये मैंने सर्कल का एक छोटा सा पार्ट लिया है, इसलिए हम लोगों ने उसको ऐसा लिया। तो किसी भी दो प्लेन्स के बीच में, किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में जो एंगल आएगा उसको हम लोग कहेंगे प्लेन एंगल, प्लेन के साथ में इसलिए प्लेन एंगल, ठीक है। ये सही है बच्चों, ठीक है। चलिए अब इसी का एक थोड़ा सा बड़ा भाई है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ओके, लेकिन थोड़ा सा, लेकिन आपका अगर इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन ढंग से है ना तो आपको थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा वो, ओके। तो चलिए इसका थोड़ा सा बड़ा भाई है जिसको हम लोग, ये प्लेन एंगल है, ये बहुत ही सीधा साधा है, लेकिन इसका बड़ा भाई जो है वो थोड़ा सा एकदम मजबूत वाला है। इसको समझने के लिए आप अपना माइंड भी थोड़ा सा मजबूती के साथ लेके चलिएगा। उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। चलो ये देखते हैं अभी बच्चों, जी चलिए बच्चों ध्यान है ना आपका। अभी हम लोगों ने क्या देख रहे हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में हम लोगों ने, अभी मैंने क्या कहा आपको, दो यूनिट्स है और दो में से एक हो चुका है हमारा, अब है दूसरा, वो है सॉलिड एंगल। क्या है बच्चों, सॉलिड एंगल, उसका नाम भी कैसा सॉलिड है, सॉलिड, वाह।
तो ये जो भाई साहब है सॉलिड एंगल, इनको हम लोग पहले अभी समझने की कोशिश करते हैं। इनको समझने के लिए एक डायग्राम बना देता हूँ। ये डायग्राम जो है वो थोड़ी सी आप लोगों ने कहाँ देखी है वो मुझे बताना, ठीक है। जी, ये है डी ओमेगा, ये है डी ए, और ये है वो रेडियस, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक चीज जो मैं बता रहा हूं वो आप लोग आपके रूटीन लाइफ की उसको याद करने की कोशिश करो। सब लोगों ने तरबूज खाया होगा, तरबूज। तो कई बार जब हम लोग रोड से जाते हैं किसी भी हाथ गाड़ी के ऊपर क्या होता है, एक तरबूज काट के रखा हुआ होता है, याद आया आपको? वो तरबूज अच्छा है कि कैसा है ये दिखाने के लिए वो हाथ गाड़ी वाला जो होता है उसने क्या किया रहता है, एक एडवर्टाइजमेंट के लिए तरबूज काटा हुआ रहता है। लेकिन तरबूज काट के कैसे रखता है, याद है क्या आपको? ऐसा स्क्वायर टाइप में वो पहले ऊपर से काटा हुआ रहता है और डीप काटा हुआ रहता है, और फिर सीधा उसको अंदर से उसने निकाल के ऊपर रखा हुआ होता है। करेक्ट है कि नहीं? बस ये वही तरबूज है बच्चों, देख लो। ये पूरा तरबूज था, यहां से यहां से यहां से ऐसा काटा चार साइड से, और डीप काटा था सेंटर तक। कहां तक? सेंटर तक। तो यहां पे उसका सेंटर है, समझ लो। तो तरबूज के सेंटर तक काट लिया था। अब उसी को उठाया और ऊपर रख दिया। ओके, अब ये जहां है, अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें एक प्लेन इन्वॉल्व है क्या बच्चों? नहीं, इसमें तो चार प्लेन इन्वॉल्व हो गए। तरबूज की इधर वाली साइड, इधर वाली साइड, आगे वाली साइड, पीछे वाली साइड, है कि नहीं? तो ऐसे कितने प्लेन्स हो गए बच्चे उसमें? चार। अब इनके बीच का अगर एंगल हम लोग निकालने को कहेंगे तो दो प्लेन के बीच का एंगल हम लोग जरूर निकाल सकते हैं प्लेन एंगल के साथ में, लेकिन इन चार चार के बीच में जो एंगल आ रहा है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? ये भी कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस इसको थोड़ा सा एक याद रखना, ये एक थ्री डायमेंशनल एनालॉग है, ठीक है। ये थ्री डायमेंशनल एनालॉग है। अब इसको और पहले वाले को बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखिएगा। उसका क्या फॉर्मूला था बच्चों? उसमें एंगल था रेशियो बिटवीन द आर्क लेंथ एंड द रेडियस। इसमें भी वही है, लेकिन आर्क की लेंथ की जगह पे यहाँ पे आर्क की लेंथ नहीं आएगी ना, यहाँ पे आर्क का क्या आएगा? ये सरफेस आएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? आर्क का सरफेस। तो हम लोग इसको कह सकते हैं इट इज अ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द पोर्शन। It is the ratio of area of portion of surface। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो बच्चों, मैं कहाँ पे लिखते रहता हूँ पता नहीं। थोड़ा सा मैं क्या कहते हैं, हम इनडिसिप्लिन टाइप वाले फिजिक्स वाले टीचर होंगे शायद, कहाँ कहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। लेकिन जो भी है अभी थोड़ा सा आप क्या, और आप भी एडजस्टमेंट वाले स्टूडेंट हो इसलिए ठीक है। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस काट के रखा है। ऊपर वाला जो हरा हरा सा होता है ना तरबूज के, वो सरफेस जो काट के रखा है, अंदर से पूरा लाल है, लेकिन ऊपर वाली जो लेयर थी वो कैसी है? हरी वाली। उसका एरिया काउंट करना, ये वाला एरिया, ये हरा वाला तरबूज का एरिया, ठीक है। तो ये सरफेस होगा आपका डीए। उसको पहले लिख के रखा है हम लोगों ने, किसके साथ? ऑब्वियसली रेडियस के साथ। लेकिन रेडियस नहीं होता यहां पे, स्क्वायर ऑफ द रेडियस होता है। विथ व्हाट? स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्पेयर, ठीक है। तो वो जो स्पेयर था उसके रेडियस के स्क्वायर के साथ में। अभी चलो देखिए, तो अभी देखो सिंबल क्या है सॉलिड एंगल का? डी ओमेगा। ये हो गया रेशियो किसके साथ का और किसके साथ? इस सरफेस एरिया के साथ में। सरफेस एरिया कितना है बच्चों? डीए। उसका किसके साथ? स्क्वायर के साथ। किसका स्क्वायर किया गया था? रेडियस का। सो ये आ गया हमारा फॉर्मूला।
डन, वी आर डन हियर विद द सॉलिड एंगल एज वेल। अब अगर आपको इसमें से किसी चीज़ की कोई दिक्कत होगी, थोड़ा सा वीडियो को स्लोली देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी हम लोगों का भी इतना टाइम भी नहीं है इनफ कि अगर मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सेक्शंस में इसको डिवाइड कर दूं तो ऐसा हो जाएगा कि बच्चों आपको क्या कहते हैं हम लोग, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप इतना देखोगे भी नहीं। तो हम लोगों को वैसे तो हम लोग फास्टली जाना नहीं चाहते, जाएंगे भी नहीं, एक मीडियम पेस से हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमारे सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स खत्म हो चुके हैं, टाइप ऑफ द यूनिट्स हो चुका है। उसमें पहले सिस्टम्स देखी थी, CGS, MKS, FPS, फिर बाद में SI सिस्टम। SI सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो चुके हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं वो भी देख चुके हैं। और अब इन दोनों को छोड़ के मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के थ्रू एक और आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स में हम लोगों ने 2 देखे, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, और अंत में इसको मैं यहां एंड करूंगा कि नोट डाउन वाला पॉइंट है ये, तो हम लोग इसको नोट डाउन ही करेंगे। ठीक है, सो नोट डाउन कर लो क्या है, ध्यान दीजिए बच्चों, ये एक नोट है इसकी। नॉर्मली अगर आप लोग कोई भी, हम लोगों ने अभी तक डायमेंशंस पढ़े नहीं है, डायमेंशनल एनालिसिस हमारा होना बाकी है, आप लोग बाद में इसका मतलब समझोगे, लेकिन याद रखना कि ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है इनको डायमेंशन नहीं होता, और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर व्हाट, डायमेंशनलेस। वो क्या है, डायमेंशनलेस है, इनको डायमेंशंस नहीं होती। ये पॉइंट आप लोग याद रखना, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ओके, चलिए बच्चों अभी थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े, चलो लेट्स गो। यूनिट्स और उनके बारे में तो हमारा पढ़ना हो गया। जी, तो अभी हम लोग यूनिट्स और इनके मेजरमेंट के वगैरह बारे में पढ़ के हो गया। अभी इसको थोड़े से हम लोग न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो कभी कभी मतलब जस्ट एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा मोर प्रैक्टिस एक सेपरेट जो हम लोग न्यूमेरिकल सेपरेट ले लेंगे। ठीक है, तो तब तक आपको कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगी और फॉर्मूला भी आप लोगों को मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि रट लो, याद कर लो। इनको रटना बहुत ज़रूरी होता है। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझना इनफ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट समझना प्राइमरी लेवल है, मैं पहले बताया था, लेकिन कुछ चीज़ों को याद करना पड़ेगा। जैसे मैथमेटिक्स में आप लोग टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स वगैरह लर्न कर लेते हो, करना ही पड़ता है, वैसे इसमें फॉर्मूला लर्न करने ही पड़ते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फॉर्मूला ईजिली याद रह जाता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फॉर्मूला फिर क्या कहते हैं, पूरा रट्टा मार लो, फिर रट्टा 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 रट्टा, फिर आपको वो अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं पूछता। हम लोगों ने कई सारे क्लासेस में ऐसे बच्चे देखे, बच्चों वो क्या करते हैं बताता हूँ। अगर उनको मैं न्यूमेरिकल्स देता हूँ या मैं अगर उनको MCQ क्वेश्चंस देता हूँ, 4 ऑप्शन दे देता हूँ, टक 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 सॉल्व करके आंसर देके एकदम रेडी, फुल रेडी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने फॉर्मूला इतना रट के रखा है, डेटा देख लिया, फॉर्मूला पुट कर दिया, आंसर ला के रख दिया। लेकिन ये कई सारे बच्चे बोर्ड्स की प्रिपरेशन में एकदम फेल हो जाते हैं, और बोर्ड्स का मार्क्स अभी मिनिमम मार्क्स आ रहा है, तो उतना मिनिमम आपका कट ऑफ चाहिए ही चाहिए, तो वो आपको उतने मार्क्स अचीव करने ही पड़ेंगे। तो अब होता क्या है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करता है, JEE वगैरह, और उसका अगर मिनिमम उतना बोर्ड्स का मार्क्स नहीं आता तो बच्चा तो फेल हो जाएगा। इनका राइटिंग का प्रैक्टिस ही नहीं है, डेरिवेशन आती ही नहीं है। इसलिए आप लोग ये गलतियां मत करना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की भी प्रैक्टिस कीजिएगा, राइटिंग की भी प्रैक्टिस कीजिएगा, डेरिवेशन कैसे आते हैं उसको भी देखिएगा। अदरवाइज अगर इधर टॉपर भी हो गए इंडिया में और अगर इधर बोर्ड उतना मिनिमम मार्क्स नहीं अचीव हो रहा है, बेटा आपको दोनों एग्जाम्स देनी पड़ेंगी, क्योंकि जितने भी इधर टॉपर कॉम्पिटिटिव का रिजल्ट ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर के लिए वैलिड है, और आपको बोर्ड्स परमानेंटली वैलिड है। तो इसलिए बोर्ड्स को कहीं पे भी पीछे मत छोड़िएगा, मैं कहूँगा पैरेलली चलिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अभी ये सारी यूनिट्स होने के बाद में अभी हम लोगों को थोड़ा सा अभी एक सवाल आएगा, और सवाल ये है कि जब ये यूनिट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं अभी, हर हाँ एक चीज़ तो बताना ही रह गया, सॉरी, प्लेन एंगल को, सॉरी
प्लेन एंगल को मेजर किस में करते बच्चों? एंगल किस में मेजर करते? अभी हम लोगों ने तो देखा था मेजर करते थे डिग्रीज में, लेकिन एसआई यूनिट डिग्रीज नहीं है। फिर क्या है? इसका एसआई यूनिट है रेडियन। क्या है बच्चों? रेडियन। कन्वर्जन बताऊंगा मैं आपको कैसे करते, वो बाद में बताऊंगा अभी। और सॉलिड एंगल का क्या है? सॉलिड एंगल का है एसआई यूनिट स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, ठीक है, ठीक है। इसको आर ए डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार इसको एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल है उसके, ठीक है। और कई बार इसके सिंबल को थोड़ा सा अलग से भी, इसको थोड़ा सा सी सी लिखते हैं, एकदम छोटा सा सी, किसी के भी सिर के ऊपर सी लगा देंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो रेडियंस में बताया गया, ठीक है। अब इसके लिए मैं एक आपको चीज़ बता देता हूँ। जैसे अभी हम लोगों को कन्वर्जन पता होना चाहिए, किसी भी चीज़ का बेसिक कन्वर्जन पता हो तो बहुत ज़रूरी होता है वो कन्वर्जन पता होना। अभी चलो यूनिट्स पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन अभी कन्वर्जन बता देता हूँ मैं आपको। कन्वर्जन फॉर एंगल्स, राइट। तो अभी एंगल्स के लिए कन्वर्जन देखो, सबसे पहले एकदम जरूरी और एकदम इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना, ठीक है। पाई रेडियन, पाई रेडियन, इसको हम लोग कह सकते हैं पाई, और मैंने कहा था छोटा सा सी टाइप, हम लोग यहाँ पे छोटा सा सी लिख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री, ओके। अब 1 रेडियन कितना हो गया, है कि नहीं? सो 1 रेडियन, अगर मुझे यहां पे 1 रेडियन रखना है तो पाई को इधर लेके जाना पड़ेगा और फिर वो करेगा 180 अपॉन पाई डिग्री। 180 अपॉन पाई डिग्री, समझ गए? अब इसको अगर मैं पाई की वैल्यू पुट कर दूंगा, पाई की वैल्यू आपको पता है 180 डिवाइडेड बाय 3.14, इसकी वैल्यू होगी ना आप लोगों को। सो अगर इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाता है 57.29 डिग्री। कुछ और भी होगा थोड़ा सा, इतना याद नहीं रखूंगा मैं, क्योंकि इतना याद रखने तक तो दिमाग आउट हो जाएगा। इतने नंबर्स, इतनी फॉर्मूला, इतना सब कुछ ये याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ता है, लेकिन ठीक है, हमारे लिए इतना इनफ है। ये वैसे भी कोई डायरेक्टली तुमको पूछेगा नहीं, हमेशा हम लोग इसको कन्वर्जन के फॉर्म में रूटीन वे में देखते चलेंगे, ठीक है। सो अब देखो 1 रेडियन मतलब कितना हो गया ये तो समझ गए। अब 1 डिग्री मतलब कितना, अगर मुझे उल्टा करना पड़ेगा फिर। सो 1 डिग्री मतलब कितना रेडियन, अगर यह हमें देखने का है तो क्या करने का बच्चों, इसको बराबर उल्टा कर दो, पाई अपॉन 180। नॉर्मली जैसे हम लोग यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो यूनिट्स को जब कन्वर्ट करते हैं कई बार थोड़ा सा देख लिया करो, जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, किलो का मतलब होता है 1000। सो जब बड़े यूनिट, किलोमीटर बड़ा यूनिट है, छोटा यूनिट मीटर है, बड़े से छोटे के और जब हम लोग आते हैं कन्वर्जन में तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली उसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग फैक्टर किलो। किलो इज नथिंग बट द 1000, तो 1000 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाता है अभी जैसे किलोमीटर। वैसे ही अगर हम लोग उल्टा जाते हैं तो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर, तो अब ये कैसे निकालेंगे, तो हम लोग छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं तो उसी नंबर से 1000 से मल्टीप्लाई करने की जगह पे डिवाइड कर देने का, क्या करने का, डिवाइड करने का। प्रोसेस उल्टा हो जाता है। वैसे यहाँ पे अभी उल्टा हो जाएगा, हम लोग उल्टे रास्ते से जाएंगे तो फॉर्मूला उल्टा कर दो। सो 180 अपॉन पाई की जगह पे क्या लिखो, पाई अपॉन 180 रेडियन, ये होता है आपको। और अगर इसका कैलकुलेट करेंगे आप लोग तो एक नंबर आ जाता है, मैं वो नंबर बस यहाँ पे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू कितना है बच्चों, वो 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन। ओके, अब आप बोलेंगे इसको याद रखने का है, बिल्कुल नहीं, ये याद रखो बस, इसका फॉर्मूला इतना इनफ है हमारे लिए, ये भी इनफ है हमारे लिए, या ये इनफ है हमारे लिए, ठीक है। चलिए अब ये हो गया कन्वर्जेंस। इसमें थोड़ा सा और भी मैं एक आगे चीज़ें बताता हूँ आपको। आप लोगों ने जहाँ पे, एक मुझे पता है आप लोगों ने जहाँ पे पढ़ा होगा, स्कूल में ज्योग्राफी पढ़े, और ज्योग्राफी में आप लोगों ने लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड्स वगैरह पढ़ी थी। इतना डिग्री इतना मिनट्स ऐसा बताया था, है ना। इंडिया की जो लॉन्जिट्यूड्स लैटिट्यूड्स होती है वो क्या बताते हैं, इतना डिग्री इतना मिनट्स। तो मिनट्स भी तो पता होने चाहिए, तो उसमें एक सिंपल सा कैलकुलेशन है,
1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट 60 मिनट्स। 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट्स और 1 मिनट होता है 60 सेकेंड्स। इसको एक ही बार ऊपर डैश देना और इसको एक ही बार 2 बार उसको डैश देना है। सेकेंड मतलब डबल डैश और ये, ठीक है, हो गया, ये समझ गए। अब इसमें कई सारी चीज़ें आ देगी आपको, और भी कैलकुलेशंस आते हैं, लेकिन हम लोगों को उसको हर एक चीज़ को बहुत ही डिटेल्स में नहीं पढ़ना है अभी। सबसे पहले एक ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ लेने का, और ओवरऑल स्ट्रक्चर समझने के बाद में, जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है, आपको पहले ही दिन अगर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते तो उसकी हर एक चीज़ बता दी है क्या? नहीं, पहले थोड़ा बताया, फिर उन्होंने सोचा कि चलो इसका और भी डिटेल वाली चीज़ उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जैसे आपको बता दिया है, अभी लास्ट ईयर आप लोग क्या पढ़ के आए थे पता है? लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने देखा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट। और फिर वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखा था, है कि नहीं? उसमें आपको पूरा का पूरा ज्ञान मिल गया क्या? पूरा का पूरा नॉलेज तो नहीं मिला बच्चों। हम लोगों को उसमें और एक नॉलेज ऐड हो जाता है, और वो आता है अभी 11th-12th में। तो 11th-12th में आप लोगों को वापस से इलेक्ट्रिक करंट आएगा, और उसमें आता है लिमिटेशन ऑफ द ओम्स लॉ, जिसमें वो बताता है कि भाई साहब ये कर्व कुछ टाइम के लिए स्ट्रेट है और उसके बाद में ये कर्व स्ट्रेट नहीं है। देखो, आपको पूरा ज्ञान तब नहीं दिया गया था, आप दे रहे हैं। आप लोगों को रेनबो फॉर्मेशन बताया था, अभी डबल रेनबो वगैरह भी आएगा इस साल, सब कई सारी चीज़ें हैं, तो वो धीरे धीरे जाएंगे हम लोग, ऐसे सडनली नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया, वंस इट इज़ बिन डन, हम लोग थोड़ा सा इसके कुछ होमवर्क वाले क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग उसको कर सकते हो। जैसे होमवर्क में दे देता हूँ आपको, ये क्वेश्चंस कर लो बच्चों, नोट डाउन कर लेना, और ये क्वेश्चंस को आप लोग करके देखना। जैसे समझो 50 रेडियन दिया है, तो मतलब कितना डिग्रीज, ये बताओ आप मुझको, ठीक है। 50 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्रीज। हम लोगों ने कन्वर्जन पढ़ा ना, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ आपको। 60 डिग्री मतलब कितना? 60 डिग्रीज मैं आपको इतना बेसिक दे रहा हूँ ना कि मतलब क्या ही बोलूँ। 60 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियंस, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिख लो, 90 मिनट्स, 90 मिनट्स, 90 मिनट्स इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, हाउ मच डिग्री, ठीक है। फोर्थ है 450 सेकेंड्स इज इक्वल टू हाउ मच मिनट्स, ओके। एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ वन, 20 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच मिनट्स। मैंने एकदम से बेसिक से दिए, एकदम ही बेसिक। अगर ऊपर वाले नोट डाउन कर लिए, इन्हीं को आप लोग थोड़ा थोड़ा सा यूटिलाइज करो, बेसिक बेसिक वाले हैं। अभी आप लोग कहोगे कि ये आते हैं क्या काम में? हाँ, रूटीन कैलकुलेशंस में कई बार काम में आते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अभी ना। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। Conventions for using SI units। कन्वेंशन क्या होता है पता है? कोई बताएगा आप में से कन्वेंशन क्या होता है? आप बताएंगे भी तो मुझे समझ में तो नहीं आएगा, क्योंकि मैं अभी सुनूंगा नहीं। लेकिन कन्वेंशंस आप लोगों ने साइन कन्वेंशन पढ़ा था लास्ट ईयर, साइन कन्वेंशंस, राइट? कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। तो साइन कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। एक तरीके से ये नियम, कायदे, कानून है, मतलब लॉज है, ओके। जैसे आप लोग अभी रास्ते पे जा रहे हो, तो जब रास्ते पे चल रहे हो तो आप लोग रास्ते की कौन सी साइड से चलते हो? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड, राइट। तो अभी हम लोग लेफ्ट साइड से चलते रहते हैं। क्यों? राइट से चलने से क्या होगा? राइट से चलने से क्या होगा बच्चों? देखो, हमारा एक कन्वीनियंस है। अगर सब लोग अपने अपने तरीके से चलने लग गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना पड़ता है? लोगों को रूल्स बनाने पड़ते हैं। अब या तो राइट से चलो या तो लेफ्ट से चलो, किसी भी एक साइड से चलो, एक्सीडेंट्स अवॉइड हो जाएंगे, करेक्ट है कि नहीं?
तो एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए, मैक्सिमम टाइम्स एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, किसी भी एक साइड से चलना था। अब किसी भी एक साइड से इंडिया में फिर वो हो ही जाता है एकदम सिंपल सा, आक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो जो भी है, और फिर हम लोगों ने चुन लिया लेफ्ट साइड, व्हाटएवर रीजन इट हैज़। ओके, ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा एक रीजन हो गया, लेकिन हम लोगों ने रूल बना दिया लेफ्ट साइड से। अमेरिका वगैरह कई सारी दूसरी कंट्रीज में शायद राइट साइड से चलते होंगे, उधर का ड्राइविंग राइट से होता होगा, हमारा लेफ्ट से। लेकिन ध्यान दीजिएगा, किसी भी एक साइड से चलना जरूरी है, रूल बन गया। वैसे ही किसी को अगर लगा कि मैं किलोग्राम ऐसे लिखूंगा, किसी लोगों को मैं वैसे लिखूंगा, ऐसा नहीं चलता है, किसी को भी कैसे भी यूज करके नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने कुछ कन्वेंशंस रखे, कुछ साइन कन्वेंशंस रखे हैं। सो कन्वेंशन जब ऐसा यूनिट यूज करते हैं तो हम लोगों को कुछ दिमाग में रखना पड़ता है। सबसे पहले हर एक यूनिट को जो है हम लोग अंत में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट करने का। तो पहला जो है, पहला कन्वेंशन क्या कहता है, यूनिट्स का रिप्रेजेंटेशन। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, पूरा लाइन में लिखूंगा। यूनिट्स का रिप्रेजेंटेशन हम लोग मोस्टली किस में करेंगे बच्चों, सिंबल्स में। तो यूनिट्स को सिंबल में दिखाने का, जैसे कि हम लोग अभी किलोग्राम लिखते हैं, एग्जाम्पल गिवन किलोग्राम। ओके, तो किलोग्राम ऐसा भी लिखा तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा केजी में लिख दो तो और आसान हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, केजी, किलोग्राम। तो ये हो गया सिंबल इसका। करंट को एम्पियर है तो उसको एम्पियर का पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग उसको सिर्फ कैपिटल ए से डिनोट कर देंगे। ये हो गया पहला कन्वेंशन। सेकंड कन्वेंशन देखते हैं बच्चों अभी हम लोग। ये सेकंड कन्वेंशन समझने की कोशिश करो। जब भी कभी हम लोग अगर किसी यूनिट का पूरा नाम लिख रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, फुल नेम लिख रहे हैं, सो फुल नेम का जो स्टार्ट होता है, फुल नेम लिखना है ना आपको, तो फुल नेम का जो स्टार्ट होता है, स्टार्ट मतलब कोई भी पहला अल्फाबेट, तो उसका स्टार्ट हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना। सो स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ। ओके, कैपिटल से नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, भले वो किसी साइंटिस्ट का नाम क्यों ना हो, फिर भी। जैसे न्यूटन, अब भी देखें, जूल, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। कुछ भी लिखो, किलोग्राम तो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं, लेकिन उसको भी लिखते वक्त हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे, कुछ भी लिखो आप, कुछ भी, व्हाटएवर, एटसेट्रा एटसेट्रा, व्हाटएवर, जो भी लिखेंगे, शुरुआत स्मॉल लेटर, शुरुआत स्मॉल लेटर, शुरुआत स्मॉल लेटर, कैपिटल से नहीं करेंगे। ओके, और अगर सिंबल लिखना है, सिंबल में कैपिटल सिर्फ उन्हीं के रहते हैं जो किसी भी साइंटिस्ट के ऑनर पे रखा गया है। जैसे अभी यहां पे देखा था न्यूटन, तो अभी अगर हम लोगों को सिंबल्स में पुट करना है यूनिट को, तो सिंबल विद द साइंटिस्ट नेम, साइंटिस्ट के नेम के साथ में जो आता है उसको सिर्फ कैपिटल यूज करेंगे, बाकी के सबको स्मॉल। जैसे बताता हूं, एक एग्जांपल देख लो। अभी यहां पे एम्पियर देख लो, पूरा लिख रहे हैं, करेक्ट है, स्टार्ट्स विद द स्मॉल, लेकिन सिंबल क्या है, कैपिटल है, क्योंकि ये साइंटिस्ट था। ओके, केल्विन, केल्विन साइंटिस्ट, लेकिन सिंबल कैपिटल के। याद रहेगा बच्चों? हाँ, लेकिन सेकंड्स वगैरह जो होते, सेकंड किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं, तो उनका लेटर भी स्मॉल और पूरा वर्ड भी लिख दिया तो उसका शुरुआत भी स्मॉल। ठीक है, ये हो गया दो साइन कन्वेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखने का तरीका थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो, इसके कोई मार्क्स नहीं कट करने वाला आपको, इसके कोई मार्क्स कट नहीं करेगा, लेकिन सारी की सारी चीज़ें मार्क्स के लिए ही होती है क्या? नहीं, कुछ नॉलेज के लिए भी तो होती है ना। तो मार्क्स, वेटेज, ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे पता है आपको? मार्क्स वगैरह के लिए। ये एक्चुअली ये चैप्टर भी ज़्यादा मार्क्स वाला नहीं है आपको, ठीक है, लेकिन ये मैंने आपको कहा वो नमक के जैसा, वो हर एक चैप्टर में ज़रूरी है, इसलिए हम लोगों को इसको ढंग से और थोड़ा प्यार से समझने की ज़रूरत है। चलिए अभी दूसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा, सॉरी। सो अभी थर्ड साइन कन्वेंशन क्या कहता है? नो प्लूरल फॉर्म्स शुड बी रिटन। किसी भी प्लूरल फॉर्म में आप लोग उसको नहीं लिखेंगे बच्चों।
प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है। जैसे अगर आप लोगों को लगा 20, अभी देखो 1 मीटर है कि नहीं, 1 मीटर, तो अभी 1 मीटर हो गया, एक है, सिंगुलर है, तो अगर मैंने उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया 20 मीटर्स, है कि नहीं? नहीं, ये गलत है भाई साहब। यहाँ इंग्लिश के ग्रामर का आपका नॉलेज नहीं चल रहा है, बस उसके साइन कन्वेंशन है। इसको प्लूरल में भी लिखो या किसी में भी लिखो, ऐसा नहीं लिखेंगे। तो याद रखना 20 मीटर है तो मीटर ही चलेगा, एम ही रहेगा। ओके, क्या छोटा सा एम, ये सही 20 मीटर्स, मेट्रस लग रहा है, मेट्रस, एमएस, ये गलत है, समझे? ठीक है, चलो फोर्थ वन की तरफ चलते हैं। अभी चौथा वाला क्या कहता है देखो। फोर्थ वाला कहता है किसी भी यूनिट को लिखने के बाद में, हम लोग जनरली हमारी लिखने की आदत होती है ना, तो कई बार हम लोग क्या कर लेते, कुछ लिख देते, फुल स्टॉप लगाने की आदत है, तो उस आदत को फुल स्टॉप लगा दो, ठीक है? तो उस आदत को फुल स्टॉप लगाते हैं। सो नो फुल स्टॉप्स आफ्टर यूनिट, ठीक है? देखो मैंने यहाँ पे भी ठटक ठटक कर ही दिया, थोड़ा सा आदत से मजबूर होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो ठीक है। जैसे कि अगर हम लोगों को लिखने का है टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, तो ये मत करो, ये करने की ज़रूरत नहीं है। मास इज इक्वल टू 20 किलोग्राम, ठटक, ये थोड़ा सा हम लोग क्या कर देंगे, अवॉइड करेंगे। ऐसे ये फुल स्टॉप, ये ट्राई टू अवॉइड। ऐसा नहीं होता है कि क्या कहते हैं इसके, मैंने आपको पहले कहा इसके मार्क्स तो नहीं कट होने वाले, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वन देखते हैं। तो अभी फिफ्थ वन क्या कहता है देखो, जो न्यूमरेटर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है अभी हम लोग उसको रेशियो में लिखते हैं ना, जैसे मीटर पर सेकेंड लिख दिया हम लोगों ने, ओके? तो उसको लिखने का एक तरीका होता है और उनको कभी भी एक ही रेशियो के जैसा लिखना होता है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये सिंगल रेशियो में बनाएंगे हम लोग, सिंगल रेशियो। मतलब क्या, जैसे बताता हूं, एक्सेलरेशन का यूनिट याद है क्या आपको? एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट है, देखो एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं ना बच्चों, करेक्ट है कि नहीं? लेकिन वो बना कैसे आपको याद है क्या? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये था मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, ऐसे बना था वो। तो इसको ऐसा लिखा चलेगा। इसको एक और लिखने का तरीका ये भी होता है, मीटर ऐसा लिखा, सेकंड ऊपर चला गया और वो उसका पावर हो गया -2, मीटर सेकंड टू द पावर -2, ये भी लिख गया, चल जाएगा। लेकिन क्या नहीं चलेगा वो भी समझना जरूरी है, और क्या नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। देखो, नॉट दिस, व्हाट, मीटर पर सेकंड, ये नहीं लिखना है, इसको जोड़ दो, इस सेकंड से इसको मल्टीप्लाई करके सेकंड का स्क्वायर कर दो, ओके? ये जरूरी है, ठीक है? सो एक सिंगल रेशियो में इसको लिखना है हमें। चलो आगे बढ़े बच्चों। सर कैसे चालू है? सर बढ़िया चालू है ना? एकदम बढ़िया सर। यार चलो सर, बहुत बढ़िया तरीके से आपके लेक्चर्स ले रहे हैं। बस आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि 10 के अच्छे नंबर्स आए होंगे। हाँ जी। और भैया एक बात बोलूं क्या, जो 10th में आते ना वो 12th में रखना चाहिए उतनी ही परसेंटेज, उससे बढ़ना चाहिए। हाँ जी। प्रॉब्लम ये होता है बच्चों का सर, 10 को कितने है भैया, 88, 90, 96, 99 और वही 12th में सर कितने, 68 सर, 45, 90 वाला 45 पे आ चुका है सर। बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं। बिल्कुल सर। इसका रीजन क्या है सर, बिहाइंड मैं बता देता हूं। बच्चे क्या करते हैं, महाराष्ट्र बोर्ड की पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूं सर जी। कि 10 तक नहीं का रट्टा मारते हैं जी बिल्कुल, नॉलेज गेन नहीं करते। मैं correct अभी से बता रहा हूं, स्टार्टिंग से नॉलेज गेन करना सीखो। जो बच्चा नॉलेज गेन करेगा, मैं श्योर गारंटी के साथ आपको मैं वादा दूंगा बेटा, आपने जो भी परसेंटेज 60 वाला भी मैं 90 पे ला सकते हैं आप, ठीक है? करेक्ट है सर, बिल्कुल। या 50 वाला भी 85 के ऊपर भी जा सकता है। और 12th में बिल्कुल। 80, 85 मतलब बहुत ज्यादा परसेंटेज होता है। और आपको बता दूं कि इस साल से मतलब 2023 से क्या होने वाला है पता है आप लोगों को? बोर्ड के 50% और सीईटी के 50%, बाद में आपको सीयूपी, वीजेटी, आईसीडी, पीआईसीटी
जो भी कॉलेजेस होंगी उसमें के अंदर आपका नंबर लगने वाला है। Correct. तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि बोर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट simple. और इसमें 100% नंबर ला सकते हैं, क्योंकि हमारे अमोल भैया आप काम को लगे भैया। तो समझना है, आप लोगों को अच्छी तरह से प्रिपरेशंस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक करना है, और साथ में आपने दोस्त हो, दुश्मन हो, गली का बच्चा, मोहल्ले का बच्चा हो, है ना, जानी दुश्मन, काका का लड़का, नानी का लड़का, चाचा का लड़का, भाई का लड़का, जो भी होगा सबको शेयर भी करना शेयर भी करना है, बिल्कुल। तो चलो यार, तो सर के साथ पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहना। ओके, चलो सर, बेस्ट लक। यस, थैंक यू सर। तो बच्चों, अभी मुकेश सर ने आपको बता दिया कि बोर्ड्स भी ज़रूरी है और बाकी कॉम्पिटिटिव्स भी बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसके ऊपर बात भी की थी, करेक्ट है। और हाँ, सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी कि आपके मार्क्स क्या है अभी देखो मत। 60% आ गया, 40 आ गया, जो भी है देखना मत। देखो ये कि वहाँ से ऊपर कितने जाना है, छलांग कितनी मारनी है, उड़ान कितनी लेनी है, ये हमें देखना है। हमें ये नहीं देखना है कि कितना कम आया है। पॉजिटिव साइड देखेंगे कि अभी और 2 साल है, अभी तो शुरुआत की है। और याद रखना एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, 11th 12th ये कोई भी शॉर्ट रन नहीं है, ये कोई स्प्रिंट नहीं है, 100 मीटर वाली रेस नहीं है कि जिसमें पूरा जोर लगा देना है, फटाक से भागना है। नहीं, एक चीज़ याद रखो बच्चों, 11th 12th ये एक मैराथन है, और मैराथन में एंड वाली इसके लिए, एंड वाली स्प्रिंट के लिए हमें एनर्जी बचा के रखनी पड़ती है। कई सारे बच्चे अभी जोश में अभी 90% आ गया, 99 आ गया, किसी का 95 आ गया, किसी का 88 आ गया, उनको लगता है अभी मैंने बहुत तीर मार लिए, और फिर फटाफट जोश में चले जाते हैं। अभी उनको लगता है मैं नीट पास करूंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा, किसी को लगता है IITian बन जाऊंगा, और फिर जो धड़ेल 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 पढ़ाई चालू कर देते हैं बच्चों, वो थक जाते हैं। 11th खत्म होते होते वो थकना चालू हो जाते हैं, और 12th में तो फिर उनकी एनर्जी का पूछो ही मत कि क्या हो जाता है अंत तक। और सिर्फ 12th बोर्ड तक चीज़ें नहीं सीमित है, बोर्ड तो कब का खत्म हो गया, रिजल्ट्स भी आ गए, लेकिन अभी भी नीट वगैरह एग्जाम्स, कुछ ना कुछ एग्जाम, CET वगैरह बाकी है। इसका मतलब ये है कि अभी भी उनको वो प्रिपरेशन करना ही है, अभी भी उसके साथ खेलना है। वही सारे है चीज़ें, और ये सारी चीज़ें जो अभी पढ़ रहे हैं वो भी तब तक पढ़नी है। 2 साल तक अगर आपको एक चीज़ पढ़नी है तो आपको स्लोली जाना चाहिए, ग्रेजुअली चलना चाहिए, फटाफट भागना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अब इन साइन कन्वेंशंस को हम लोग ख़त्म कर देते हैं। कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग बच्चों? 1 सेकेंड, 5वां हो गया था। चलिए अभी उसके आगे बढ़ते हैं, 6ठा। चलो चलो चलो, 6th, टोटल 8 है, बस अभी 6th है। 6th वाला क्या कहता है देखो, नॉर्मली हम लोग यूनिट को या तो वर्ड्स में लिख सकते हैं पूरा, या तो हम लोग उनको सिंबल्स में पुट कर सकते हैं। उसका कॉम्बिनेशन मत करो, जनरली तो उसको सिंबल्स में ही लिखना है। जैसे 6th ये कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स इन वर्ड्स में कहूंगा, वर्ल्ड हो गया ये, वर्ल्ड, हे भगवान, इन वर्ड्स एंड सिंबल्स को क्या करने का है बच्चों? अवॉइड करने का। इसको अवॉइड समझते हो, टालना है इसको। जैसे कि अभी जैसे मैंने लिखा जूल पर केजी केल्विन, ऐसा लिख दिया मैंने। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। फिर सही क्या है? क्यों नहीं सही? क्योंकि जूल मैंने सिंबल में लिखा नहीं, बाकी के दोनों सिंबल में लिख दिए। फिर सही क्या है? जूल ऐसा लिख दो और पर केजी केल्विन। अब ये सही है तो ये गलत, ये सही है। गलत सही की पहचान कर लो, बस आपका काम हो गया साइन कन्वेंशंस में गलत सही की पहचान करनी, बस, है कि नहीं? चलिए बच्चों, आप 7th और सिर्फ एक, बस लास्ट हो गया, फिर हमारा काम हो जाएगा, और फिर हम लोग बाद में देखेंगे मेजरमेंट ऑफ द लेंथ वगैरह जो अगले सेक्शन में आएगा। तो अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम अंत में आ गए हैं। चलो, प्रेफिक्स सिंबल जो होते हैं इसके इनको यूज करते हैं हम लोग। जैसे किसी भी कन्वर्जन वगैरह होता है ना, तो उसको प्रेफिक्स सिंबल्स यूज करते हैं हम लोग। तो सिंबल्स के मतलब यूनिट के पहले प्रेफिक्स के सिंबल को यूज करने का, यूज प्रेफिक्स सिंबल्स बिफोर यूनिट्स। जैसे बताता हूं, समझो आप लोग अभी किलोमीटर वगैरह जो भी कुछ लिखते हो, किलो का मतलब 1000 होता है, वो एक कन्वर्जन फैक्टर है। किलो ये कोई भी यूनिट नहीं, किलोमीटर में भी होता है और किलो ग्राम में भी होता है, देखा है ना आप लोगों ने रूटीन लाइफ में, और किलो एम्पियर में भी हो सकता है।
किलो कहीं पे भी किसके भी साथ जा सकता है, क्योंकि वो कन्वर्जन फैक्टर है, वो खुद ही यूनिट नहीं है, वो बस लिखा जाता है। तो जैसे मास लिख रहा हूं मैं, मास अगर यहाँ पे 20 किलोग्राम, तो ग्राम यूनिट है, लेकिन उसके पहले लगेगा प्रेफिक्स, और ग्राम किलो का मतलब होता है जैसे ये 20 इंटू ये होता है 10⁻³ ग्राम, ऐसा। समझ गए बच्चों, ये क्लियर है। और हाँ, अभी आपको कई सारी चीज़ें पता है, जैसे आप लोगों ने कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स देखे होंगे, उनकी मैं पूरी लिस्ट आपको देने वाला हूँ। ये सब कुछ एक पीपीटी के फॉर्म में भी लाऊंगा मैं अभी। चलो, तो अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नॉर्मली डबल प्रेफिक्स को अवॉइड करना है, सॉरी, अवॉइड डबल प्रेफिक्स मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों, हम लोग क्या कर देते हैं, जैसे 10⁻⁻6 एम्पियर, ऐसा है, ओके, 10⁻⁻6 एम्पियर। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ये करंट है कि नहीं, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं पता है कि बच्चों, 1 इंटू, या एक्चुअली होता है 1, ठीक है, 10⁻³ इंटू 10⁻³ से बनता है। तो आपको लगेगा कि भैया ये 1 मिली हो गया, ये 1 मिली हो गया, और फिर हम लोग इसको एम्पियर लिखेंगे, मिली मिली एम्पियर। ये ऐसी मिली मिली भगत नहीं करने की, याद रखो, इसको बिल्कुल भी जोड़ने का नहीं है। कब, जब आपके पास चीज़ें अवेलेबल है डायरेक्टली इसके लिए, ये गलत है। तो इसको डायरेक्टली एक चीज़ अवेलेबल है ना हमारे पास, माइक्रो कहते हैं ना हम लोग इसको, तो माइक्रो एम्पियर। मिले के बाद में माइक्रो अवेलेबल है, जो 10⁻⁻6 के लिए बनाया गया उसको सेपरेटली, तो जिसको सेपरेटली बनाया गया उसको लिए अलग अलग से ये चीज़ें मत करो, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, ये हो गया 7th वाला। और सबसे लास्ट में हम लोगों को अभी सबसे लास्ट में एक और साइन कन्वेंशन देखना है, या कन्वेंशन देखना है अभी सिंबल्स के लिए। तो अभी चलो देखते हैं इसको, और ये 8th वाला क्या कहता है वो देखो। अभी नॉर्मली हम लोग जो है ना, जब दो यूनिट्स के मल्टीप्लिकेशन को लिखते हैं, तो उसके बीच में एक स्पेस, या तो फिर उसको हाइपन कहते हैं हम लोग, वो उसको पुट करना चाहिए। सो स्पेस और हाइपन मस्ट बी पुट while you multiplicate for multiplication। अब आपको लगेगा कि ये क्या बता रहे हैं, ये थोड़ी सी चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखो, अगर मुझे मीटर पर सेकंड को लिखने का, अभी मैं इसको ऊपर जाके क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। सो ये क्या बनेगा, मीटर सेकंड। तो इसको मैंने क्या करना है, अभी ये मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है ना, तो इसको मैंने सेकंड का पावर -1, मैंने क्या कर दिया, थोड़ा स्पेस दे दिया यहाँ पे, ठीक है नहीं। सो देयर इज अ स्पेस, या इसको हम लोग ये कह सकते हैं, उसको हाइपन पुट कर दो, -1। समझ रहे हो बच्चों, क्योंकि अगर आप ऐसा लिखोगे उसको लगातार, तो ये जो ms है सीधा एक दूसरे के साथ में, ये कोई मिली सेकेंड ऐसा भी पढ़ सकता है इसको, और इसलिए फिर इसको ऐसा ना लिखते हुए थोड़ा सा स्पेस देना है, या तो फिर उसके बीच में एक डैश देना है, ठीक है। चलो, ये नहीं करना है, ये चलेगा। ओके बच्चों, साइन कन्वेंशन हमारे हो चुके हैं। अब हम लोगों को बच्चों देखो, चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी हमारा साइन कन्वेंशंस खत्म हो चुका है, और यहां से आगे 3 टाइप की मेजरमेंट्स बहुत ही जरूरी है जिसको हम लोग पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड में। मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, उसमें वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, दोनों के भी बारे में उसकी मेथड्स वगैरह पढ़ेंगे, ओके। दूसरा होगा मेजरमेंट ऑफ द मास, ये मास की मेजरमेंट की मेथड चेंज हो चुके हैं, पढ़ेंगे क्या क्या था। और मेजरमेंट ऑफ द टाइम, और फिर डायमेंशनल एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत क्रूशियल है। लेकिन तब तक ये 2 वीडियोस में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको नोट डाउन कर लो, और उनके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, खास करके वो कन्वर्जन फैक्टर्स जो हम लोगों ने देखे थे, रेडियन और डिग्रीज के बीच में, या मिनट्स एंड सेकेंड्स के बीच में, ये सारे के सारे अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो, क्योंकि ये बाद में काम में आते हैं। तो चलो बच्चों, अभी हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे, और हम लोग कल वापस से मिलेंगे मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, मास, टाइम और डायमेंशनल एनालिसिस के साथ में। चलो बच्चों, इस चैनल पे बने रहो, और फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक को आपका ऐसा ही प्यार बरकरार रखो। बाय बाय बाय।